गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एडमेत्रे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये रहा कुछ मेरे बारे में। मित्रों, आप जानते हैं करंट अफेयर की संपूर्ण सीरीज में चला रहा हूँ। यूपीएससी में मेरी अचीवमेंट और यूपीपीसीएस में मेरी सफलता तथा करंट अफेयर जिस तरीके से मेरी समझ है, GS3 में यूपीएससी वन ऑफ द हाईएस्ट मुझे मिला 2022 में। 23 में भी मैंने शानदार परफॉर्म किया। तो पिछले कुछ समय से 1.5 महीने से मैं गाइड कर रहा हूँ। उसके पहले मैं मेंस का जो एक भगीरथ प्रयास चला रहा था। आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी शानदार रहा है। तो करंट अफेयर को मैं रोट लर्निंग, रटने की जो पद्धति है उससे आपको निजात दिलाना चाहता हूँ, मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। तो वही प्रयास है कि किस तरीके से रटना नहीं है और प्रीलिम और मेंस इंटीग्रेटेड कम से कम सेंसिटाइजेशन तो भी हो जाए। प्रीलिम के बाद उसी प्रक्रिया को फिर आगे बढ़ाया जाएगा। आप देखिए 2021 में यूपीपीसीएस में सवाल पूछा गया मित्रों कि कौन सा देश काला सागर यानी कि ब्लैक सी के तट पर नहीं है। अब वैसे तो आपको पता है कि भाई ये है ब्लैक सी, उसके किनारे के जो कंट्रीज हैं आपको पता है, और उसका जो निमोनिक है कि जॉर्जिया जी से यूक्रेन, रसिया, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की। तो उस हिसाब से सीरिया आंसर नहीं, मतलब सीरिया आंसर है कि ये उसके तट पर नहीं है। सवाल क्यों पूछा गया था आपको पता है कि उस समय ब्लैक सी में यूएस के नेतृत्व में कुछ कंट्रीज एक्सरसाइज कर रही थी। रूस का बहुत विरोध कर रहा था और तनाव का माहौल चल रहा था। युद्ध बाद में शुरू हो गया यूक्रेन के साथ। तो ये स्वाभाविक था कि इस पर प्रश्न बने। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एक बार आपने पीवाईक्यू तैयार कर लिया, लेकिन अगर पीवाईक्यू के साथ साथ आपने उसके इर्द गिर्द जो संभावित प्रश्न है इस साल के उसी पैटर्न पर आधारित, उसे तैयार नहीं किया है, तो क्या पीवाईक्यू तैयार करना पर्याप्त होगा? तो दुनिया में सभी लोग सिर्फ पीवाईक्यू कराते हैं, लेकिन पीवाईक्यू सिर्फ सीधा सीधा तो रिपीट होता नहीं। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि आप कोई भी कंपाइलेशन पढ़ लीजिए, चाहे जितने आप मोटे मोटे पोथी पढ़ लीजिए, लेकिन वो तब तक कारगर नहीं है जब तक कि उसका जो एग्जीक्यूशन है, उसका जो एप्लीकेशन वो आप नहीं कर पा रहे हैं। एप्लीकेशन कब होगा? जब आपको पता होगा कि 2021 में ब्लैक सी में इशूज थे, इसलिए ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज का सवाल आया था। तो ऐसे ही 2023 में 24 में कौन से इशूज हैं, कहां से सवाल बन सकता है? भारतीय प्रधानमंत्री ने 45 सालों बाद पोलैंड का दौरा किया मित्रों, और मैंने एडमेत्रे के चैनल पर इसको कवर भी किया था। सी राजा मोहन का आर्टिकल है और मैंने मेंस के लिए कुछ उस पर क्वेश्चन और आंसर्स भी बनाए थे। प्रीलिम के लिए मैंने एक क्विज बनाया था कि भाई देखो क्या क्या हो सकता है इसमें, पोलैंड को लेकर के क्या सवाल बन सकते हैं, उसको आप देख लीजिए। पहला तो यह है कि भाई वर्साई पैक्ट की समाप्ति के बाद किसी प्रधानमंत्री की, भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है, तो सही बात है। पिछले 45 सालों में कोई भारतीय पीएम पहली बार गए, ये भी ठीक है। वर्साई पैक्ट 1955 में सोवियत संघ और यूरोप के 7 अन्य सोवियत सैटेलाइट राज्यों के बीच एक सिक्योरिटी ट्रीटी थी, ठीक है। एक्चुअली वर्साई पैक्ट खत्म हो गया जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ ने जो समझौता किया था ऑटोमेटिकली वैसे भी वो डिजॉल्व हो जाना था। उसकी लेगेसी रूस ने संभाल ली और फिर उनका जिनका संबंध बचा वो ठीक रहे, अदरवाइज ट्रीटीज खत्म हुई। तो 1991 या 92 के आसपास ये वर्साई पैक्ट था, खत्म हुआ। 79 इसका आंसर नहीं होगा, ये गलत है मित्रों। पोलैंड, यूक्रेन और रूस दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर आपको पता होगा जब ऑपरेशन हमने गंगा चलाया था, जब यूक्रेन में अटैक हुआ था रूस का, तो उस समय हमने जो अपने एविक्यूएशन यानी कि जो बचाव अभियान चलाया था, एविक्यूएशन जो किया था वो पोलैंड वगैरह के वहां लैंड करके किया था। इसलिए भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है। पोलैंड के राष्ट्रपति का नाम एंड्रेज सेबेस्टियन डूडा है, राजधानी वर्साई है। ये तो हो गया कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जो आ सकते हैं एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। आगे महत्वपूर्ण है बॉर्डरिंग कंट्रीज, उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर 2021 में सवाल पूछा गया था। ये है पोलैंड। इसके आसपास देखिए रसिया भी है, यहाँ रिपब्लिक है, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया है, ये सब कंट्रीज हैं। अब ये तो पोलैंड के आसपास के कंट्रीज हो गए। आपको ये भी पता है कि इसी के पास में बाल्टिक सी है। ये है पोलैंड और ये है बाल्टिक सी, तो महत्वपूर्ण हो गया फिर बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है उन पर सवाल बनना क्या है मित्रों? स्वाभाविक है। तो मैंने आपको कुछ बना करके दे दिया, प्रश्न बना करके दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। सवाल कह रहा नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण है पढ़ने में। तो बाल्टिक सागर की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है उनमें से कौन सा नहीं है? भाई जर्मनी है, पोलैंड है, बेलारूस है, रूस है, क्या है? इसका सही आंसर बेलारूस है। आओ देखते हैं। एक तो आपने मैप देख लिया, यहाँ से ये बाल्टिक सी है, यहाँ स्वीडन है, यहाँ पे लाटविया है, एस्टोनिया है, लिथुआनिया है, रसिया है। बेलारूस कहीं यहाँ है, तो बेलारूस के बाद लिथुआनिया है, बाल्टिक सी उसके बाद है, तो इसलिए नहीं होगा। इसको निमोनिक से कैसे याद रखेंगे मित्रों? GPRS आप सबने सुना होगा, है ना? आरओ वाले तो जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म पूछता रहता है वो मेंस में उनके, हिंदी या कंप्यूटर जो भी पेपर आता है। और तो GPRS फॉर डेल ऐसा करके आपको याद रखना है। तो GPRS मतलब जर्मनी, पोलैंड, रसिया, स्वीडन, फॉर मतलब फिनलैंड, और डेल डेनमार्क, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। तो निमोनिक से हो गया। फिर से देख लो GPRS फॉर डेल,
जर्मनी, पोलैंड, रसिया, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। तो बेलारूस उसका आंसर नहीं है मित्रों। ठीक है, अब देखो फिर से क्या करता है वो, पहाड़ पर्वत भी पूछता है। अब देखो यहाँ पे यूरोप है, अफ्रीका है, उन सबके पर्वतों के बारे में पूछ रहा है, भाई एटलस कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है। तो ये महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, जो भी दुनिया की महत्वपूर्ण जो पर्वत चोटियां हैं उन पे सवाल बन सकता है। क्योंकि पोलैंड प्रधानमंत्री गए हैं तो उसका जो भी मेजर मेजर फीचर है या मेजर मेजर जो पहचान है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पोलैंड कहाँ है, एक्चुअली सेंट्रल यूरोप में है पोलैंड, तो सेंट्रल यूरोप में है और उसके वहाँ जो पर्वत है वो थोड़ा सा अजीबोगरीब है। एक पर्वत का नाम पूछा था किसी एग्जाम में, आई थिंक क्या था उसका नाम, ड्रेकेनबर्ग ऐसा करके पर्वत है, तो उसके बारे में पूछा था। तो इस पे सवाल बन सकता है कि कार्पेथियन जो पर्वत है, राजधानी तो वारसा है आपको पता है, कार्पेथियन जो पर्वत है वो कहाँ है। तो मित्रों ये देखो, ये कार्पेथियन माउंटेन है और ये कहाँ पे है मित्रों, कहता है कार्पेथियन माउंटेन और कार्पेथियंस आर ए रेंज ऑफ माउंटेन फॉर्मिंग एन आर्क अक्रॉस सेंट्रल यूरोप। सेंट्रल यूरोप में है और पोलैंड भी उसमें से एक राष्ट्र है। तो इसलिए ये जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे पोलैंड पे वो हो गए। मैं आपको बार बार कहता हूँ एक टॉपिक एक प्रश्न, तो ऐसा ही है। बाकी ये सब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, वाइस ऑफ ग्लोबल समिट, ग्लोबल साउथ समिट, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रीलिम के लिए तो है ही है, मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आईआर में छोड़ के मत जाना। पहले आपको सवाल जो मैंने फ्रेम करके दिया है उसको आप आंसर कीजिए, उसके बाद में फिर आपसे इस पे बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्या है, भारत ने तीसरे वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किया। इंडिया होस्टेड द थर्ड वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। दूसरा है, ये समिट वर्चुअल माध्यम में, यानी कि ऐसे दूर बैठ करके इंटरनेट कॉल किया। दिस समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन वर्चुअल मीडियम। अगला जो ऑप्शन है, ग्लोबल साउथ एक ऐसा शब्द है जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को संदर्भित करता है और इसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन जो कंट्रीज है, एशिया, ओशियानिया आपको पता है ना, ऑस्ट्रेलिया और उधर उसके आसपास जो कंट्रीज हैं वो सब के देश, जैसे चीन, भारत, ब्राजील, ये सब है। ओशियानिया जैसे देश, ऐसा चीन, भारत तो ये सब अलग हो जाएंगे, सऊदी अरब शामिल है। तो और अगला ऑप्शन है, सभी कथन सही है। अब मैं आपको बताता हूं मित्रों, इसका आंसर सभी कथन सही है एक्चुअली, लेकिन अब थोड़ा सा समझ लीजिए। पहली चीज तो जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, एशिया के हैं, कुछ अफ्रीका के हैं, कुछ लैटिन अमेरिका के हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज जनरली हैं ग्लोबल साउथ की कंट्रीज। प्रधानमंत्री मोदी ने और स्पेशली इंडिया ने जो अपनी पॉलिसीज है, जो फॉरेन पॉलिसीज है, उसको इस तरह से केंद्र में रखा है जिससे जो उभरते हुए राष्ट्र हैं, जो विकासशील राष्ट्र हैं, उनके हम प्रमुख वाइस बन के, उनके हम प्रमुख आवाज बन करके, उनके लीडर बन करके हम उभरे हैं। क्योंकि चीन और हमारे बीच प्रतिद्वंदिता इस बात की भी है कि ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं उनका नेतृत्व कौन करेगा आने वाले समय में। अब मित्रों क्या है कि भारत की सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा है। भारत कोई डेप्थ ट्रैप्ड डिप्लोमेसी नहीं चलाता है। भारत कोई हार्ड पावर यानी मिलिट्री पावर से किसी को परेशान नहीं करता है कि भाई साउथ चाइना सी में हम मसल पावर दिखाएं या फिर इंडियन ओशन में आकर के धमकाएं किसी को, ऐसे इंडिया करता नहीं है। दूसरा कैसे है, आपको पता होगा कोरोना जब आया तो वैक्सीन मैत्री हमने अभियान चलाया, लोगों को फ्री में वैक्सीन दिए, लोगों को ढेर सारी हमने मेडिकल जो राहत सामग्री थी वो दिया, और उसको सबको बोलते हैं कंपैशनेट डिप्लोमेसी, मेडिकल डिप्लोमेसी, ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी, ये सब है, डिजास्टर डिप्लोमेसी। हमने तो ऑपरेशन दोस्त तक चला दिया तुर्की की मदद के लिए, जबकि उसने मांगा नहीं था। ये सब हमने किया। अब हमने G20 का जब समिट हुआ तो अफ्रीकन यूनियन जिसमें 54 राष्ट्र लगभग, उसको भी हमने प्रतिनिधित्व मिले इसका हमने प्रयास किया और हमने G20 को G21 करवा दिया। तो ग्लोबल साउथ की आवाज मुकर्रर हो, उसकी आवाज ज्यादा सुनी जाए, इसके लिए भारत ने लगातार प्रयास किया है। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है इंडिया के लिए भी और इंडिया ग्लोबल साउथ रिलेशन के लिए भी मित्रों। अब इसमें सवाल प्रीलिम जो बताया वो तो सवाल बन ही रहा है। इससे पहले 2 ग्लोबल साउथ की वाइस सबमिट हो चुकी है, दोनों वर्चुअल हुई है और भारत में ही हुई है, भारत ने ही उसका चेयर किया है। टोटल 3 सबमिट हो चुके हैं, तीनों का चेयर भारत ने किया है और तीनों वर्चुअल हुई हैं। इस पर मेंस में बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है मित्रों। मेंस में क्या सवाल बन सकता है कि किस तरह से भारत जो है जो वैश्विक नेतृत्व की इच्छा रखता है, उसके लिए ग्लोबल साउथ के साथ जो साउथ साउथ कॉपरेशन है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है, और भारत की राह में इसमें क्या चुनौतियां हैं और वे फॉरवर्ड क्या है। तो इस पे मेंस पे हम चर्चा करेंगे भगीरथ बैच में। बट अभी मैं इतना बता दे रहा हूं कि भारत को अपनी जो इकोनॉमी है उसको बेहतर करनी पड़ेगी, फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो गैप्स हैं, जैसे कि सप्लाई चेन का गैप है, जैसे कि
जो टेक्नोलॉजी है उसका गैप है। जैसे कि अफ्रीका में है, अफ्रीका में हम ढेर सारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में, जैसे कि हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपने यहाँ डेवलप किया, जैसे यूपीआई है, यूविन है, कोविन है, ऐसे हम अफ्रीका में भी ये सब कर रहे हैं। जैसे अफ्रीका में पहले सिर्फ हम खेती करते थे, अभी अफ्रीका में हम क्या कर रहे हैं, ढेर सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बजाज अपनी मोटरसाइकिल की यूनिट वहां पे लगा रहा है या बाकी चीजें हो रही हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी से लेकर के, इकोनॉमी से लेकर के रैपिड डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो भी करना पड़ेगा। पीपल टू पीपल टाइज बढ़ाने पड़ेंगे, सॉफ्ट पावर बढ़ाना पड़ेगा। जो वैश्विक मंचेज हैं, यानी कि जो ग्लोबल फोरम्स हैं, वहां पे किस तरीके से ग्लोबल साउथ की आवाज सुनी जाए। जैसे कि कोरोना के समय में वैक्सीन पे जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उस पे फाइजर जैसी जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां थी, उस पर जो दावा कर रही थी, भारत ने ब्राजील वगैरह की मदद से किस तरीके से WTO में जा करके और उससे बेवर दिलवाया ताकि बाकी जो देश हैं वो वैक्सीन बना सकें, आईपीआर का उल्लंघन ना हो, ये सब करके छूट दिलवाने की कोशिश की। तो इस तरह से अगर भारत प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वो भारत को अपना नेता मानेंगे, नेतृत्व भारत को हासिल हो सकेगा। इससे न सिर्फ हमारा वैश्विक प्रभाव बढ़ेगा बल्कि अलग अलग स्तरों पर हम एक सच्चे मायनों में विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रसर होंगे, क्योंकि विकसित राष्ट्र का मतलब सिर्फ इकोनॉमी नहीं होता, विकसित राष्ट्र में आप विश्व में किस तरीके से अपना प्रभाव रखते हैं वो भी होता है मित्रों, ठीक है। और मैंने एक निबंध भी चर्चा की थी, यूट्यूब पे पढ़ा होगा, कि बहुआयामी विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका, यानी कि मल्टीपोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें इंडिया का क्या रोल हो सकता है, ठीक है। ये सब बातें मेंस में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको बेसिक तो पता ही होना चाहिए। अब आप देखिए, एक प्रश्न आया 2017 में मित्रों, क्या आया, ये 17 है, ये 15 है, माफ करना मुझे, दिस इज 2015। 2015 में एक सवाल आया कि जनधन के बारे में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स एम्स फॉर इट्स कंप्लीशन बाय 2 अक्टूबर 2019। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा करने का उद्देश्य है। मैं देख रहा हूं उस समय जितने भी फ्लैगशिप स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मैंने करंट अफेयर में ऑलरेडी जो मैंने अस्तित्व बैच में कराया है उसमें फ्लैगशिप स्कीम का एक कंपाइलेशन दिया है, और वो फ्लैगशिप स्कीम कब चालू हुई, कब उसका पीरियड है, कब तक का है, क्या उसके बेसिक फीचर्स हैं, उसका उद्देश्य क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, ये सब जो भी है, और मेंस में भी पेपर वाइज, टॉपिक वाइज कि भाई कहाँ कहाँ उसको यूज कर सकते हो, सब करवा दिया है। बस यहाँ शॉर्ट में इतना बताएंगे कि जनधन के बारे में उसकी नजर थी, और बाकी ये तीनों स्कीम तो ऑफकोर्स फ्लैगशिप थी। तो जनधन को एक ऑप्शन के तौर पे 2015 में रखा, और जैसे वहां ऊपर आपने देखा था कि किस तरीके से कोई चीज बहुत चर्चा में रहती है तो उस पर सवाल फ्रेम होता है, ऐसे 2017 में भी उसने क्या किया, जनधन को ऑप्शन में रखा, कालक्रमानुसार, यानी कि क्रोनोलॉजी उसने पूछ लिया 2017 में कि कौन जो योजनाएं हैं उनकी अपनी क्रोनोलॉजी क्या है, उनका अपना ईयर क्या है मित्रों, ठीक है ना। ये भी फ्लैगशिप सारी स्कीम है इनकी। तो अवेयर होने के नाते मैंने एक चीज नोटिस किया कि अभी प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी और बाद में फिर PIB ने और बाकी जो मिनिस्ट्री हैं उन्होंने बताया कि भारत में लगभग 53 करोड़ से ऊपर जनधन अकाउंट खोले जा चुके हैं अब तक। और ये भी आपको पता है कि जनधन जो प्रधानमंत्री जनधन जो योजना थी उसको 10 साल पूरे हुए हैं, तो इस नाते भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। क्या है मित्रों, 10 साल हो चुके हैं, 14 में शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 को, और 53 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खोले जा चुके हैं। तो ये 2 फैक्ट हो गए जो आ सकते हैं। अब इसमें प्रीलिम में जो सवाल पूछा जाएगा वो जनरली फैक्चुअल होगा कि भाई कितने साल पूरे हो गए हैं, कब लॉन्च हुआ है, कितने करोड़ अकाउंट अब तक खोले जा चुके हैं। मेंस में सवाल बनेगा कि जनधन जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसने भारत में किस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि आर्थिक जो समावेशिता है उसकी दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया है। इस तरीके से सवाल चर्चा कीजिए, ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ की टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो मेंस होता है उसमें बोल वचन करने से नंबर नहीं मिलता है। और मैं बार बार कहता हूं जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो हमल बैकग्राउंड के हैं, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वो सिर्फ प्रीलिम पढ़ते हैं और बाद में जब मेंस होता है तो बेचारों का प्रीलिम तो कैसे भी हो जाता है, मेंस होता नहीं है। कारण UPSC बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं जो भी थोड़ा बहुत मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं वो थोड़ी ज़्यादा एज में रहते हैं, और सिर्फ कंपाइलेशन पढ़ने से प्रीलिम के तो काम चलता नहीं है। उत्तर प्रदेश या स्टेट सिविल सर्विसेज में प्रीलिम के लिए गाइडेंस तो मिल जाता है, रट के पास हो जाते हैं लोग, लेकिन मेंस में वो चीज़ें काम नहीं आती है। मेंस में 10 रुपए कॉपी देकर के लोग चेक करवाते हैं और उससे आपको कुछ भला होता नहीं है। तो कम से कम कीवर्ड्स आप अभी से देखिए। बैंकिंग द अनबैंक्ड, यानी जिन लोगों के पास बैंक्स नहीं थे उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की गई, पहला उद्देश्य ये था। दूसरा, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड। अब मित्रों कैसे है ना कि ढेर सारे इंश्योरेंस हमारी जो है वो बैंकिंग के थ्रू हो सकता है, DBT के थ्रू हो सकता है। इवन जनधन अकाउंट के साथ भी जो है सिर्फ कुछ रुपए शायद दे करके 2 लाख तक का जो है कवर हासिल हो रहा था। तो सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, यानी कि जो लोग इंश्योर्ड नहीं है, भारत में आपको पता होगा कि जो इंश्योरेंस है टोटल वो सिर्फ पेनिट्रेशन उसका 3% है,
यानी कि हमारी आबादी के सिर्फ 3% लोगों के पास में इस तरीके से इंश्योरेंस है। तो ये कितनी चिंता की बात है, सोशल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा गहरा धब्बा है। क्यों? क्योंकि भारत की अधिकांश जो रोजगार है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में है, जहां पे कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कोई बीमा नहीं है। ठीक है, ले देकर के 1-2% लोग ही सरकारी नौकरियों में है, और अगर टोटल हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर ले तो भी कुछ ही परसेंट है। तो उनको छोड़ दिया जाए तो सोशल सिक्योरिटी की बहुत कमी है, इंश्योरेंस की बहुत कमी है। इस लिहाज से भी ये जनधन जो स्कीम थी वो काफी महत्वपूर्ण थी। फंडिंग द अनफंडेड, कह रहे अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक माइक्रो इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, माइक्रो पेंशन, माइक्रो क्रेडिट, जो लघु वित्त है, सूक्ष्म वित्त है, जिसकी वजह से लोग छोटे छोटे काम कर सकते थे, अपना स्वरोजगार कर सकते थे, वो भी एक इसका उद्देश्य था। तो ये उन लोगों को जिनको फंड नहीं मिलता है कहीं से, उनको फंड देने की भी व्यवस्था थी। तो ये सब फीचर आप मेंस में लिख सकते हैं मित्रों, या प्रीलिम में ही थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न अगर बना दे यूपीएससी टाइप का तो भी आप टैकल कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में, क्या क्या इसके फीचर हैं देख लेना एक बार। एक्चुअल जो डेटा है वो 53.13 करोड़ है, और कट ऑफ डेट देख लेना इसका। इंडिया यूक्रेन रिलेशन, प्रधानमंत्री यूक्रेन भी गए। रूस जाने के बाद ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। जितने जानकार थे सब कमेंट्री करने वाले वो कह रहे थे यूक्रेन तो प्रधानमंत्री जाएंगे नहीं, लेकिन वहां से 2-3 चीजें निकल के आई। पहला तो ये प्रीलिम के लिए कुछ फैक्ट कि भाई प्रधानमंत्री ने कीव में जाकर के, वहां की राजधानी कीव है, 4 भीष्म क्यूब दिया। तो सवाल यही बन जाएगा भाई भीष्म क्यूब क्या है। इसके पहले पीआईबी ने कवर किया था न्यूज, और ये था मित्रों कि इंडिजिनस मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म डिप्लॉयड इन अयोध्या। तो अयोध्या में जब कार्यक्रम हो रहा था तो वहां पे इस भीष्म क्यूब को डिप्लॉय किया गया था। इसलिए भी मैंने लिख दिया था एडमेट्रे चैनल पे इसको कवर करते हुए कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनोवेटिव टूल है और अयोध्या में रखा गया है, तो निश्चित तौर पर यूपी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये भीष्म क्यूब क्या है जो पीएम ने यूक्रेन को दिया, तो मैंने इसको कवर किया था, अंग्रेजी में है, पढ़ लीजिएगा। मैं हिंदी का हिस्सा पढ़ देता हूँ आपके लिए कि ये क्यूब प्रोजेक्ट भीष्म नामक व्यापक पहल का हिस्सा है, यानी कॉपरेशन, इंटरेस्ट और मैत्री के लिए भारत जो है जो हेल्थ एफर्ट कर रहा है। इसमें एक क्यूब से, एक जो यूनिट है उससे लगभग 200 से ज्यादा घायल लोगों का इलाज किया जा सकता है। रैपिड रिस्पांस और कॉम्प्रिहेंसिव जो केयर है उसका फोकस है, और इसमें ढेर सारे टूल्स और इक्विपमेंट्स हैं, जिससे डिजास्टर के समय कोई आपदा है तो उसमें रिस्पॉन्स करते समय मेडिकल केयर जो है उसको हम ठीक से कैटर कर सकते हैं, ढेर से हम सर्व कर सकते हैं। और क्या होगा, ये क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं के प्रभावी समन्वय मतलब कोऑपरेशन, वास्तविक समय की निगरानी यानी मॉनिटरिंग, और कुशल प्रबंधन यानी कि अच्छे मैनेजमेंट की सुविधा के लिए एआई का भी यूज करता है, डेटा एनालिटिक्स का भी यूज करता है, और इसको इंटीग्रेट करता है बिग डेटा की मदद से। मतलब कि कहीं पे भी डिजास्टर हो गया, कहीं पे लोग घायल हैं, कहीं पे भी इमरजेंसी कोई रिस्पॉन्स करना है, तो वहां पे एआई फैसिलिटीज हैं इस क्यूब के अंदर ही। तो किसको क्या दिक्कत है, कितनी दिक्कत है, उस हिसाब से उतने इक्विपमेंट्स, उतने डॉक्टर्स, उतने पैरामेडिकल स्टाफ डिप्लॉय किए जा सकते हैं, और इसका उपयोग हो सकता है। तो कोई अस्पताल बनाने की जरूरत नहीं है, किट ही काफी है ढेर सारे लोगों का इलाज करने के लिए। तो पहला रिस्पॉन्स जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है वो मिल जाएगा, बाद में उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। इस नाते भी एक हिसाब से समझ लीजिए पोर्टेबल हॉस्पिटल है, ठीक है ना, एक स्वचालित एक हॉस्पिटल ऑन व्हील्स है, ऐसा भी कह सकते हैं आप, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। और मेंस के लिए जब आप यूज करना तब बताना किस तरीके से यूक्रेन में हमने जो भीष्म क्यूब दिया वो हमारी मेडिकल डिप्लोमेसी या कंपैशनेट डिप्लोमेसी या डिजास्टर डिप्लोमेसी के अनुकूल है, जो हमने ऑलरेडी टर्की के साथ भी किया, और हमने और भी नेपाल वगैरह में भी जब भूकंप आया था तब भी हमने हेल्प किया था। इंडिया के जो ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव हैं और उनका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा उस पर मैंने एक वैल्यूडेशन बना करके और चैनल पे डाला था, उसी का ये स्क्रीनशॉट है, हिंदी वाला भी वहां पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। पहला तो हमने डिजास्टर रिलीफ और रिस्पांस किया, ऑपरेशन दोस्त चलाया तुर्की में, ऑपरेशन करुणा चलाया, आपको पता ही है मित्रों। कैपेसिटी बिल्डिंग किया, यानी उनका क्षमता निर्माण किया, सिर्फ उनका हमने मदद नहीं किया। जापान में कहावत है कि किसी को मछली मत दो बल्कि मछली मारना सिखा दो, तो उनकी हमने क्षमता निर्माण भी किया। अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह मॉरिशस वगैरह में, नेपाल वगैरह में, श्रीलंका में, यहाँ सब डिप्लॉय किया, और इवन के इस हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम में हमने भागीदारी की। ह्यूमैनिटेरियन एड दिया कन्फ्लिक्ट जोन में, जैसे सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, आपको पता ही है। तो हमने ढेर सारे क्राइसिस के समय सपोर्ट किया लोगों का, और जहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ है बाद में रिहेबिलिटेशन में, रिलीफ में हमने मदद की, जैसे अफगानिस्तान है, जैसे श्रीलंका है ना। पीस कीपिंग मिशन जो है यूनाइटेड नेशन की, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम शुरू किया। तो अगर सीधा सीधा सवाल बन जाए मित्रों कि इंडिया जो है वो किस तरीके से, चाहे आईआर में सवाल बन जाए GS2 के पेपर में, चाहे और अलग GS3 में सिक्योरिटी, या फिर सिक्योरिटी में तो नहीं बनेगा मुझे लग रहा है, ये GS2 के आईआर में ही सवाल बन सकता है। तो इंडिया ने किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव चलाया है, और इस तरीके से इसकी वजह से हमारे डिप्लोमेसी पे या हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है उसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हुआ है, उस पर सवाल बन सकता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है मित्रों वो है क्वाड। प्रीलिम के लिए तो इंपॉर्टेंट यही है
कि प्रधानमंत्री मोदी गए थे अमेरिका में और छठा सम्मेलन हुआ क्वाड का। कहाँ हुआ ये सवाल बनेगा, तो डेलावेयर में हुआ मित्रों। कौन सा सम्मेलन था, तो छठा सम्मेलन था, ये महत्वपूर्ण है। ये चौथा इन पर्सन यानी व्यक्तिगत रूप से लोग मिल रहे थे वो सम्मेलन था, तो व्यक्तिगत रूप से यानी इन पर्सन चौथा है। टोटल 6 है। कहाँ हुआ है, अमेरिका के डेलावेयर में हुआ है। ठीक है मित्रों, क्वाड में 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट। इनकी टोटल जो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, टोटल जो इनकी जो जीडीपी है वो कितना है। द क्वाड नेशन अकाउंट फॉर 24% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन टोटल 24% है, 35% जीडीपी है और 18% टोटल ग्लोबल ट्रेड में इनकी हिस्सेदारी है मित्रों। कब स्थापित किया था आपको पता ही है। तो इसमें 4 देश हैं, ये इनका मैप में लोकेशन है। मेंस के लिए जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि क्वाड किस तरीके से भारत की सामरिक हितों को बढ़ाने में, यानी कि भारत की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कैसे नर्चर करने में, कैसे आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, चैलेंजेस क्या है और आगे की राह। 2 पॉइंट बता देता हूँ, कॉम्प्रिहेंसिवली तो हम बाद में पढ़ेंगे। पहला तो ये कि भारत जो है क्वाड की मदद से नंबर 1 अपना जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक यानी कि भू राजनीतिक और भू रणनीतिक इंटरेस्ट सर्व कर सकता है चाइना को काउंटर करने में। नंबर 2 नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी है हमारी, जो पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं, उसमें भी हम क्वाड की मदद से ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि चाइना का जो असर्टिव है, चाइना हमारे बैकयार्ड में आकर के हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे खिलाफ भड़काता है, उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि हमने अमेरिका की मदद से हमने नेपाल में मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो असिस्टेंस प्रोवाइड कराया रूस की मदद से, हालांकि रूस तो एंटी यूज में है, लेकिन हमने रूस की मदद से जैसे पावर प्लांट बांग्लादेश में स्थापित किया, ऐसे अमेरिका की मदद से भी हम किसी कंट्रीज में कर सकते हैं। या फिर दूसरा बड़ा एग्जाम्पल है कि जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है, जैसे कि फिलीपींस है, जैसे कि वियतनाम है, यहाँ पे भी हम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ढेर सारा जो वहाँ पे नेचुरल गैसेस हैं साउथ चाइना सी में, उसको हम एक्सप्लोर करने में हमारी जो ONGC है वो हेल्प कर रही है, सप्लाई चेन में हम मदद कर रहे हैं। तो हम क्वाड के जो कंट्रीज हैं उनकी हेल्प लेकर के, ऑस्ट्रेलिया उधर है, उधर जापान है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जापान है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो इन दोनों कंट्रीज की मदद लेकर के हम पूरा जो इंडो पैसिफिक जो एरिया है वहाँ पे हम न सिर्फ सप्लाई चेन को बेहतर कर सकते हैं, हम ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी है उसको मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं, जो लॉ बेस्ड सी ऑर्डर है, जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको इंश्योर कर सकते हैं, बल्कि जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में, उनके साथ हम ज़्यादा कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं। तो ये सब हो सकता है। चैलेंजेस क्या है मित्रों? पहला तो इंडिया के पास उतने फंड नहीं है। दूसरा जो क्वाड है उसी के पैरेलल एक और संस्था है जिसको हम बोलते हैं ऑकस, तो उसमें अमेरिका अब अपने सगे लोगों के साथ, ब्रिटेन के साथ या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ ज़्यादा करीबी दिखा रहा है, तो भारत की थोड़ी सी भूमिका कम हो रही है, जापान की भूमिका कम हो रही है। तीसरा, जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं चाइना बॉर्डर पे टेंशन पैदा कर देता है, तनातनी होने की स्थिति बन जाती है। चौथा, भारत के पास रिसोर्सेज कम है और बहुत चीज़ों में भारत चैलेंजेस का सामना करता है। पॉलिसी लेवल पे भी फ्लिप फ्लॉप, पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप भी है और अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर भी नहीं। ये सब भी चैलेंजेस हैं। आगे की राय क्या होनी चाहिए? लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ हम कॉपरेशन बढ़ाएं, चाहे वो मिलिट्री के क्षेत्र में हो, जैसे कि अमेरिका के साथ हमने कॉमकासा किया, बीका किया, ये सारे एग्रीमेंट किए, और इन्वेस्टमेंट के लिए हम ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करें। चाइना प्लस उनकी जो पॉलिसी दुनिया में चल रही है, तो भारत में भी